नजर आ रहा है? तुम लोग साले तुम। अब आ रहा है? अब तो और नहीं आना चाहिए, तो अब आ रहा है। चलिए सर, हेडिंग डालिएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। शुरुआती पोर्शन आपको आता है, उसमें ज्यादा चक्कर है नहीं। अगर बात की जाए टाइप ऑफ सॉल्ट की, तो हम लोग पढ़ चुके हैं। नॉर्मल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट, डबल सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। बोलो बेटा। यहां पर अगर हम मेन बात करें, जैसे नॉर्मल सॉल्ट की बात कर रहे हैं, तो नॉर्मल सॉल्ट कब बनता है? जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। कहा यह जाता है कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करेंगे, तो -57.1 किलो जूल पर इक्विवेलेंट एनर्जी रिलीज होगी। अगर अपन उसे कैलोरी में बात करें, तो वो कितनी होगी? -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट। उतार लीजिए, यहां लिख लीजिएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करके जब सॉल्ट बनाएंगे, तो जो एनर्जी रिलीज हो रही है, वो एनर्जी है बेटा डेल्टा एच ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, उसको बोलेंगे। और ये वैल्यू याद रखनी है अपने को। दो टर्म में है, एक कैलोरी और दूसरा किलो जूल। तो अगर हम किलो जूल की बात करें, तो -57.1 किलो जूल पर इक्विवेलेंट एनर्जी डिफाइन है। कैलोरी में बात करेंगे तो -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट। जैसे जैसे आप एसिड और बेस में सॉल्ट को वीक करते जाएंगे, ये रिलीज एनर्जी अपने आप ही कम होती जाएगी। क्लियर है मामला? तो याद रखना, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना सॉल्ट होना चाहिए। ठीक बात है, बना लो, बस साइड में लिख लो। बगल में क्वेश्चन है कि कौन सा सॉल्ट एसिडिक सॉल्ट है। तो क्या हम लोगों को यह पता है? ये सब चक्कर में मत पड़ो, यहां हो सर। एसिडिक सॉल्ट की अगर मैं बात करूं, तो क्या यह बात कंफर्म है कि एसिडिक सॉल्ट वो होता है जिसके पास क्या प्रेजेंट होता है? रिप्लेसिबल H+। ये हम लोगों ने वैलेंसी फैक्टर में खूब बढ़िया से पढ़ा हुआ था। तो रिप्लेसिबल H आयन होगा, तो इसका मतलब है कि वो एसिडिक सॉल्ट होगा। निकालने का तरीका क्या है? अगर NaH2PO2 लिखा है, ये चार ऑप्शन है आपके पास। NaH2PO2 की अगर मैं बात करूं, तो उसके लिए देखो, मैं इधर लिख देता हूं। पहला ऑप्शन आपको दिया गया NaH2PO2, दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया Na2HPO3, तीसरा ऑप्शन आपको दिया गया Na2HPO4, और चौथा ऑप्शन आपको दिया गया है ऑल ऑफ दीज। आपसे पूछा है कि बताओ इसमें से कौन सा सॉल्ट एसिडिक सॉल्ट है। क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। बेसिकली तो अपने को डबल और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ही पढ़ना है, बट शुरुआत है तो थोड़ा सा इसको भी देखिए। अब मुझे ये बताइए सर, अगर एसिडिक सॉल्ट देखना है तो रिप्लेसिबल H+ होना चाहिए, और इसका मतलब आप इसको क्या करिए, देखिएगा, क्या ये H2PO2 माइनस होगा? बोलो बेटा। H2PO2 माइनस अगर होगा, तो ये कहां से आया होगा? H3PO2 से, और एक H+ आपने निकाल दिया होगा। अब आप मुझे बताइए, H3PO2 में कितने H+ हैं? ये देखने का तरीका था नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम -1।
तो इसका मतलब ये कितने H प्लस दे सकता है? एक। तो क्या ये एक H प्लस दे चुका है? यानी अब H प्लस देने का कुछ भी मामला यहां बचा नहीं है। इसका मतलब ये सॉल्ट किस कैटेगरी में जाएगा? नॉर्मल सॉल्ट। कैसा सॉल्ट होगा? नॉर्मल सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट वो होते हैं जिनके पास अब फर्दर H प्लस या OH माइनस देने की टेंडेंसी नहीं है। क्या बात समझ में आती है? सेम एज अगर Na2HPO3 के लिए बनाएंगे तो क्या ये HPO3 -2 होगा और ये बना होगा H3PO3 से, और H3PO3 ने 2 H प्लस निकाल दिए होंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं H3PO3 की तो 3 ऑक्सीजन एटम है, यानी 3 - 1 कितने H प्लस दे सकता है? 2। तो क्या 2 H प्लस दे चुका है? इसका मतलब ये भी किस सॉल्ट की कैटेगरी में चला जाएगा? नॉर्मल सॉल्ट। तो H है तो एसिडिक सॉल्ट हो ये जरूरी नहीं है। अगली कहानी Na2HPO4। क्या बेटा ये HPO4 -2 होगा और ये बना होगा, जितना माइनस है उतना H पकड़ा दो H3PO4 से, 2 H प्लस निकले होंगे तब ये बना होगा। तो अगर मैं बात करूं तो यहां पर कितने H प्लस देने की क्षमता है इसके अंदर? 3। कितने दे चुका है? 2। क्या अभी भी एक H प्लस निकल सकता है? इसका मतलब बेटा यही सॉल्ट आपका क्या होगा? एसिडिक सॉल्ट होगा। क्या मेरी बात समझ में आती है आपको? तो हमारा आंसर होगा थर्ड पार्ट। बना लीजिए, ध्यान रखिएगा। तो एसिडिक सॉल्ट निकालने का तरीका बड़ा सिंपल सा है। H अगर दिख रहा है तो एसिडिक सॉल्ट हो ये जरूरी नहीं है। आपको उसके एनायन से उसका पेरेंट एसिड बनाना होगा और उस पेरेंट एसिड की बेसिसिटी चेक करिए। बेसिसिटी मतलब कितने H प्लस वो अभी भी दे सकता है। क्लियर है मामला? इसके बाद आते हैं सर सॉल्ट की जो मेन कैटेगरी है जिसकी वजह से हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहां पे तो ये नॉर्मल सॉल्ट है जिनको अलग कर दिया। अगला हेडिंग है एडिशन या मॉलिक्यूलर सॉल्ट। नाम से समझ में आ रहा होगा, एडिशन सॉल्ट ऐसा सॉल्ट होगा जो 2 या 2 से ज्यादा सॉल्ट से मिलकर बना होगा, उसे क्या बोलेंगे? एडिशन सॉल्ट। क्लियर है मामला? तो हेडिंग डालिए एडिशन सॉल्ट। हटाया जाए इसको, बोलो भैया, जल्दी से बनाओ फटाफट। ये सब देखने की जरूरत नहीं है, ये वही है जो मैंने लिख रखा है कि इनके पेरेंट एसिड है और इनके पास इतने इतने H प्लस देने की क्षमता है। चले भाई, हटाएं। आइए हेडिंग डालिएगा एडिशन सॉल्ट या इसी को बोल देंगे अपन मॉलिक्यूलर सॉल्ट। दो या 2 से ज्यादा सॉल्ट मिलेंगे आपस में, चीजें आपस में ऐड होंगी तो क्या बन जाएगा? एडिशन सॉल्ट। तो ये नॉर्मल सॉल्ट तो नहीं होगा। इस सॉल्ट को 2 भागों में बांटा गया है तो आप इसके बारे में और अच्छे से समझ जाएंगे। एक पार्ट है डबल सॉल्ट और दूसरा पार्ट है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कहानी को गौर से सुनिएगा। डबल सॉल्ट एक ऐसा सॉल्ट है जो 2 सॉल्ट से मिलकर बना होगा, लेकिन अगर बात की जाए तो डबल सॉल्ट की प्रॉपर्टी यह है कि अगर मैं उसे पानी में डालूं यानी एक्वस मीडियम में डालूं तो एक्वस मीडियम में जाते ही उसकी आइडेंटिटी चेंज हो जाए, यानी वो अपने अंदर प्रेजेंट जितने भी आयंस हैं उन सब का अगर टेस्ट देना शुरू कर दिया तो ऐसे सॉल्ट को हम क्या बोलेंगे? डबल सॉल्ट। क्लियर है मामला? लेकिन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की अगर हम बात करें तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट एक ऐसा सॉल्ट है जो अपने अंदर प्रेजेंट सभी आयंस का टेस्ट नहीं देता, यानी पानी में डालने पर वो सारे आयंस प्रोड्यूस नहीं करेगा, यानी हर चीज टूट के आयन की फॉर्म में नहीं आएगी। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं डबल सॉल्ट एक ऐसे सॉल्ट है
जो सॉलिड अवस्था में तो अपनी आइडेंटिटी को रिटेन रखते हैं, यानी कि जोड़ के रखते हैं, लेकिन जब एक्वस मीडियम में जाते हैं तो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की, तो ये ऐसा सॉल्ट है जो सॉलिड में भी और एक्वस मीडियम में भी अपनी आइडेंटिटी को रिटेन रखता है, अपने अंदर प्रेजेंट चीजों को टूटने नहीं देता। तो डबल सॉल्ट के लिए लिखिएगा, फॉर्म्ड बाय टू और मोर, formed by two or more, formed by two or more normal salt, where salt retain their identity, where salt retain their identity in double salt, ब्रैकेट में लिखना सॉलिड स्टेट, पैराग्राफ चेंज करके लिखो इन डबल सॉल्ट, या ब्रैकेट में लिखना सॉलिड स्टेट, पैराग्राफ चेंज करके लिखो डबल सॉल्ट लूजेस देयर आइडेंटिटी, डबल सॉल्ट लूजेस देयर आइडेंटिटी when dissolved in aqueous medium, when dissolved in aqueous medium and gives test of all ions, and gives test of all ions present in it, test of all ions present in it। इधर देखो, जैसे मान लो अगर मैं तुम्हारे सामने एक सॉल्ट बनाता हूं KCl, MgCl2 और वाटर को लेकर बनाता हूं, तो क्या ये दोनों नॉर्मल सॉल्ट है, यानी कोई H+ OH- देने की क्षमता नहीं है। लेकिन जब इनको हमने मिक्स किया तो मिक्स कर कर बना KCl डॉट MgCl2 डॉट 6 टाइम्स वाटर। बनाइए सर, KCl डॉट MgCl2 डॉट 6 टाइम्स H2O। तो क्या दो सॉल्ट मिले, तो मिलकर उन्होंने एक सॉल्ट तैयार किया, तो इसे मैं क्या कह रहा हूं, डबल सॉल्ट। किस आधार पे बोल रहा हूं, केवल सॉल्ट देखकर नहीं बोल रहा हूं कि दो चीजें मिल गई हैं। अब मैं इसके नाम की बात करूं तो याद रखना, इसको कहते हैं कार्नेलाइट। क्या कहा जाता है बेटा, कार्नेलाइट। अब यार अगर मैं इसे एक्वस मीडियम में यानी कि पानी में डालूंगा, बात को समझना, तो ये पूरी तरीके से टूट के बिखर जाएगा, यानी कि K+ अलग, Cl- अलग, Mg+2 अलग। इसका मतलब अगर मैं इन आयंस का टेस्ट करना चाहूं, बोलो, तो क्या इनका अगर मैं टेस्ट करना चाहूं तो मैं रिलेटिव रिएजेंट यूज करूं अगर, तो क्या मुझे ये तीनों आयन अपना टेस्ट देते हुए नजर आएंगे? बिल्कुल आएंगे, क्योंकि आयन में टूट चुके हैं। बोलो सर। तो इसलिए इस सॉल्ट को क्या कहा गया, डबल सॉल्ट। अच्छा ये बताओ, क्या इसने सॉलिड अवस्था में सबको जोड़ के रखा है, तो अपनी आइडेंटिटी को बचाए हुए है, लेकिन पानी में डालते ही बिखर गया मामला, यानी आइडेंटिटी लूज हो गई। ठीक बात है। अगला हेडिंग है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। लिखिएगा, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, इट्स रिटेन देयर आइडेंटिटी, इट्स रिटेन देयर आइडेंटिटी
In solid state, it's retain their identity in solid state as well as in aqueous medium. वो अपनी आइडेंटिटी को क्या करेंगे, रिटेन रखेंगे, सॉलिड में भी जुड़े हुए और पानी में भी जाकर एडअप रहेंगे, अलग से आयन के रूप में नहीं टूटेंगे। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट डजेंट गिव test for all ions in aqueous medium. एक्वस मीडियम में सारे आयंस का टेस्ट नहीं देता है। एग्जाम्पल लिखिएगा, मान लीजिए KCN है और हमने इसकी रिएक्शन FeCN के होल ट्वाइस फेरस साइनाइड के साथ कराई, तो हमने 4 टाइम्स KCN लिया है बैलेंस करने के लिए, तो इसने बनाया K4 FeCN का होल 6। डब्बा बनाकर हम इसे डिनोट करेंगे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। अब मैंने इसको उठाकर पानी में डाला, तो पानी में डालने का फायदा यह हुआ कि ये अपने आयंस में टूटेगा, लेकिन डब्बे के बाहर की चीज ही आपको मिलेगी। डब्बे के अंदर जो भी चीजें प्रेजेंट है वो अभी भी उसी तरीके से जुड़ी हुई होंगी। तो यहां अगर मैं बात करूं तो 4K+ और एक FeCN का होल 6-4 मिलेगा। तो क्या ये कॉम्प्लेक्स पार्ट मुझे मिल रहा है यहां पे? इसका मतलब यहां से अगर मैं चाहूं कि मैं Fe+2, Fe किस फॉर्म में होगा +2, CN किस फॉर्म में होगा -1, क्या मैं इसका टेस्ट अगर चाहूं तो नहीं दे सकता? तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये अपने अंदर प्रेजेंट Fe+2 का टेस्ट या CN- का टेस्ट नहीं देने वाले। क्लियर है मामला? अब एक मजेदार बात सुनना, ये तो क्लियर कट है, डब्बा है तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। KCN जानते हो साइनाइड पॉइजन होता है, बोलिए सर। तो अगर मैं बात करूं तो ये क्या होगा, पॉइजनस नेचर है, पॉइजन है, K+ है और CN- है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कैसा होगा, नॉन पॉइजनस। उसका रीजन अगर मैं बात करूं तो यहां साफ समझ में आ रहा होगा कि यहां से CN- बाहर निकलने वाला नहीं है। तो अगर मैं तुम्हारे सामने 2 टैबलेट रखूं तो इसको चबा लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि CN- जो है वो फ्री नहीं है, तो कोई नुकसान नहीं होगा। इसको रखते ही तुरंत परमात्मा से मिल जाओगे, क्योंकि CN- पूरी तरीके से फ्री है। क्लियर है बात? तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी हमारे काम की चीज है। ठीक बात। अब सुनो, अगर किसी ने पॉइजन वाइजन ठूस लिया तो वहां पर डॉक्टर जो इंजेक्शन लगाता है वो इंजेक्शन इन्हीं चीज के होते हैं कि आप ऐसी चीज का इंजेक्शन लगाओ जो कि आपके पॉइजन के साथ मिलके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना ले। अगर वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेगा तो ब्लड में मिलने से पहले उसका इंपैक्ट खत्म हो जाएगा, यानी कि कॉम्प्लेक्स पार्ट जो होगा वो नुकसान नहीं करेगा। क्लियर है मामला? आगे चल के पढ़ेंगे कि अगर लेड के द्वारा कोई पॉइजनिंग हो रही है, इसका तो कोई इलाज ही नहीं है, प्योर आयनिक कंपाउंड है, रखते ही खेल खत्म है। बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर लेड की पॉइजनिंग है तो उसको हटाने के तरीके अलग अलग हैं, वहां बातचीत की जाएगी। ठीक बात है? तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट समझ में आया, जो पूरी तरीके से टूटता नहीं है, अपनी आइडेंटिटी को कॉम्प्लेक्स में भी रिटेन रखता है और एक्वस मीडियम में भी रखता है। तो यहां ध्यान रखिएगा, कल को पूछा जाता है कितने आयन देगा, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मैं
पोटेशियम फेरोसाइनाइड बोलते हैं, नाम यहां लिख लीजिए चाहे, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। और याद करते चलिए, पोटेशियम फेरोसाइनाइड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, Fe+2 पर है इसलिए फेरो बोल रहे हैं, +3 पर होता तो फेरी बोलते। ये IUPAC नाम नहीं है, ये कॉमन नेम है, ठीक बात है। एक पार्ट इसका उसमें भी पढ़ेंगे, और 2 से 3 सवाल जरूर आने हैं इस चैप्टर से, तो बढ़िया से पढ़िएगा इसको। हटाया जाए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, आइए सर, एक रिएक्शन आपके सामने लिखी है, इसे अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाइएगा। अगर मैं फेरस सल्फेट की रिएक्शन अमोनियम सल्फेट के साथ कराऊं और वाटर साथ में ले लूं, तो फेरस अमोनियम सल्फेट यानी मोहर सॉल्ट बनता है। क्या बनता है? फेरस अमोनियम सल्फेट यानी कि मोहर सॉल्ट। फॉर्मूला क्या होगा? FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2 बनाइए सर, बगल में नाम लिखिए मोहर सॉल्ट, या इसी को कहते हैं FAS यानी फेरस अमोनियम सल्फेट। फेरस अमोनियम सल्फेट ठीक बात है। इसे उठाकर, ये सॉल्ट कैसा है देखते हैं, पानी में डाला, तो पानी में डाला तो कोई कॉम्प्लेक्स पार्ट नहीं है, यानी इसने मुझे दिया Fe+2 कॉमा सल्फेट आयन कॉमा अमोनियम आयन, 3 पार्ट में टूट गया। बना लीजिए Fe+2 SO4-2 और अमोनियम आयन, ठीक बात है। अब अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये डबल सॉल्ट है, तो जाहिर सी बात है कि अपने अंदर प्रेजेंट सभी आयंस का क्या देगा? टेस्ट देने वाला है। टेस्ट याद रखने, Fe+2 की अगर मैं बात करूं तो Fe+2 को पहले किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में रख के Fe+3 में कन्वर्ट कर लेते हैं। रिएक्शन लिखते जाइए, 3 भागों में बांट लीजिएगा। Fe+2 सबसे पहले Fe+3 में कन्वर्ट होता है, उसके बाद इसकी रिएक्शन कराते हैं KCnS से, नाम लिखिएगा पोटेशियम थायोसाइनेट, ऊपर नाम लिखो पोटेशियम थायोसाइनेट। ठीक बात है। और जब ये पोटेशियम थायोसाइनेट के साथ रिएक्ट करता है तो ब्लड रेड कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है, ब्लड रेड कलर का प्रेसिपिटेशन देता है, जिससे कंफर्म हो जाता है क्या? Fe+3 आयन रहा होगा, और क्योंकि ऑक्सीडाइज किए हो तो पीछे Fe+2 रहा होगा। क्लियर है मामला? तो पहले आयन का डिटेक्शन आपको आना चाहिए। पोटेशियम थायोसाइनेट है, ब्लड रेड कलर का प्रेसिपिटेट देगा। आयन का टेस्ट, अभी तक बोल रहे थे आयन का टेस्ट देता है, वो टेस्ट कैसे देता है वो याद रखना है। अगली कहानी सर, सल्फेट आयन है, सल्फेट आयन को टेस्ट करना है अगर, तो सबसे बढ़िया तरीका है BaCl2 डाल दो। बेरियम क्लोराइड डालते ही बेरियम सल्फेट का
व्हाइट प्रेसिपिटेशन आता है। ये व्हाइट प्रेसिपिटेशन कंफर्म कर देगा कि सल्फेट आयन रहा होगा। क्लियर है मामला? बताया भी था, दो चीजें रट लीजिए आपकी केमिस्ट्री में। व्हाइट प्रेसिपिटेट अगर आ रहा है तो या तो AgCl होगा या BaSO4 होगा। इन जनरल याद रखना, ये बार बार परेशान करेंगे तो इनको रट मारो। ठीक है, आओ भैया अमोनियम आयन की बात करें तो अमोनियम आयन जो है इसके लिए हम लाते हैं नेस्लर रिएजेंट। नेस्लर रिएजेंट का फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। नीचे देखिए लिखा है K2HgI4 प्लस KOH। तो याद रखना KOH भी साथ में लेना पड़ता है, तब ये नेस्लर रिएजेंट बनता है। ठीक बात है? तो इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं K2HgI4 और प्लस KOH के साथ। ठीक बात है? तो जब हम ये रिएक्शन कराते हैं तो हमको दिखता है ब्राउन प्रेसिपिटेशन। कैसा प्रेसिपिटेट आता है? ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट आता है, जो ये कंफर्म कर देता है क्या कि यहां पर अमोनिया रहा होगा या अमोनियम आयन। याद रखना नेस्लर रिएजेंट जो होता है बेटा, इसे यूज करते हैं किसके टेस्ट में? अमोनिया को डिटेक्ट करने के लिए या अमोनियम आयन के लिए। इनके टेस्ट में काम आता है। तो एक बार जरा फटाफट देख लो जितनी रिएक्शंस लिखी हैं क्या क्या है। अगर मुझे मोहर सॉल्ट बनाना है यानी फेरस अमोनियम सल्फेट बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा सर? FeSO4 अमोनियम सल्फेट को वाटर के साथ रिएक्ट कराएं तो बनेगा FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2, जिसे बोलेंगे FAS या मोहर सॉल्ट। अब इसे मैं पानी में डालूंगा तो Fe+2 को डिटेक्ट करने के लिए, टेस्ट करने के लिए पहले ऑक्सीडाइज करके Fe+3 में कन्वर्ट करेंगे, फिर पोटेशियम थायोसाइनेट यानी KCnS के साथ रिएक्ट कराएंगे तो फेरिक थायोसाइनेट यानी कि ब्लड रेड प्रेसिपिटेशन आएगा जो कंफर्म करेगा फेरिक आयन को। क्लियर है मामला? उसके बाद सर अगर मुझे सल्फेट आयन का टेस्ट करना है तो मैं बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराऊंगा और बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट आएगा। अगर मुझे अमोनियम आयन का टेस्ट करना है तो मैं नेस्लर रिएजेंट लाऊंगा जो कि होता है K2HgI4 प्लस KOH का मिक्सचर। इसके साथ कराते तो ब्राउन प्रेसिपिटेशन आता है जो कंफर्म करता है कि अमोनिया या अमोनियम आयन रहा होगा। क्या इतनी बात समझ में आती है? इतना आपको रट के चलना है। साइड में लिख लीजिए, जो कॉम्प्लेक्स पार्ट में अंदर लिखा होता है उसे बोलते हैं लिगेंड। तो दो लिगेंड हमारे पास बार बार आएंगे, CO और CN-। अगर मैं बात करूं तो इनकी पावर की अगर बात करें कौन ज्यादा अच्छा है तो यहीं से रट के चलिए कि CN जो है CN- वो CO से वीकर लिगेंड है, यानी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड आपके कोर्स में कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको अपन बोलेंगे कार्बोनिल। क्या बोलेंगे? कार्बोनिल। बना लीजिए साइड में। अब बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ रहे हैं कि यार क्या हो रहा है, बनने से क्या बनता है। तो एक सवाल के माध्यम से चीजों को आगे बढ़ाते हैं। हटाया जाए तो थ्योरी है, इसमें आपको याद करते हुए चलना है। आइए सर, क्वेश्चन नोट करिएगा। क्यूप्रा अमोनियम सल्फेट गिव्स व्हाइट प्रेसिपिटेट विद BaCl2। ऊपर जो लिखा है वो क्वेश्चन एसर्शन है, नीचे जो लिखा है वो उसका
रीजन है, और रीजन है क्योंकि क्यूप्रा अमोनियम सल्फेट एक डबल सॉल्ट है। बना लो पहले, फिर बताते हैं। दोनों क्वेश्चन लिखो, असर्शन लिखो, रीजन लिखो, और यहीं से याद करते चलना है। Cupra ammonium sulfate gives white precipitate with BaCl2। दूसरा, Cupra ammonium sulfate एक डबल सॉल्ट है। तो डबल सॉल्ट का मतलब इसके अंदर जितने भी आयन होंगे वो सारे आयन का टेस्ट देगा, यही मतलब है बेटा। कैसे बनता है समझना। अगर कॉपर सल्फेट है, बात समझिएगा, तो हम सबको पता है कि हम यहां पर कॉपर सल्फेट एक्वस ले रहे हैं, पानी मौजूद है। तो क्या मैं इसी को लिख सकता हूं CuH2O का होल 4, याद करिए, ब्लू विट्रॉल, बोलो बेटा, बाहर SO4 और डॉट H2O, ये वो वाटर मॉलिक्यूल है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है इसके साथ, ठीक बात है ना। और इसका कलर कैसा होता है, ब्लू कलर है। ब्लू कलर है, बनाइए। इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं अमोनिया के साथ। किसके साथ? अमोनिया के साथ। अमोनिया के साथ इसकी रिएक्शन करा रहे हैं और मीडियम रखा है बेसिक मीडियम। अभी आगे बात करेंगे कि बेसिक मीडियम में ये क्यों काम कर रहा है। अभी इस सवाल को पहले देख रहे हैं। तो जब हम बेसिक मीडियम में इसकी रिएक्शन कराते हैं तो एक्चुअली में ये फॉर्मूला ये लोगे तो दिक्कत होगी, ये लोगे तो समझ में आएगा। अब आप मुझे ये बताइए, क्या यहां पर जो चीज मेटल के साथ जुड़ी है उसको बोलते हैं लीगेंट। क्या बोलते हैं? लीगेंट। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो H2O जो है वाटर, वो किसकी तरीके काम कर रहा है? लीगेंट की तरीके बिहेव कर रहा है। लेकिन जब हम रिएक्शन अमोनिया के साथ कराते हैं तो लीगेंट बदल जाता है और क्यूप्रा अमोनियम सल्फेट होता है CuNH3 का होल 4, बाहर आ जाएगा SO4। बात अगर कलर की जाए तो डीप ब्लू कलर है। कलर कैसा है सर? अब इसका डीप ब्लू कलर है। तो आप देख रहे होंगे कलर इंटेंसिटी बढ़ गई है। क्यों? फर्क क्या है? यहां पर अब आपके पास लीगेंट कौन है? अमोनिया। अब कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर कौन आ चुका है बेटा? अमोनिया। मैं मान के चल रहा हूं इतनी बातें समझ पाओगे। कोऑर्डिनेशन स्पेयर मतलब डब्बा, बोलो। तो उसके अंदर अब कौन आ गया है? अमोनिया। तो अमोनिया के आने से कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे कलर इंटेंसिटी क्या हो गई है? इंक्रीज कर गई। जो सॉल्ट बना है इसको बोल रहे हैं क्यूप्रा अमोनियम सल्फेट, यानी CaS। नाम लिख लीजिए, क्यूप्रा अमोनियम सल्फेट। अब ये बताओ, दिखने से ही समझ में आ रहा है कि ये कैसा सॉल्ट है? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। बोलो बेटा, कैसा सॉल्ट है? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। और अगर ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है तो मैं इसको जब पानी में डालूंगा तो डब्बे वाला पोर्शन जो होगा वो टूटेगा नहीं, यानी CuNH3 का होल 4 ब्रैकेट के ऊपर आएगा +2। इसे मैं कहूंगा क्यूप्रा अमोनियम आयन। साथ में मुझे मिलेगा सल्फेट आयन, यानी SO4-2। ये दोनों मुझे पानी में मिलेंगे, तो एक्वस फॉर्म में, ठीक है ना। अब इसने कहा कि अगर मैं इसकी रिएक्शन BaCl2 के साथ करा दूं तो क्या पानी में है? अगर मैंने BaCl2 के साथ रिएक्शन कराई तो कौन रिएक्ट करने के लिए तैयार बैठा है? सल्फेट आयन। फ्री है यहां पे।
तो सल्फेट आयन अगर फ्री है तो क्या मुझे BaSO4 का व्हाइट प्रेसिपिटेशन मिलेगा? बोलो बेटा, हमें BaSO4 का व्हाइट प्रेसिपिटेशन मिलेगा। रट्टा नहीं मारना है कि आयन जो होते हैं वो नहीं देंगे टेस्ट। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर के आयन नहीं देंगे, है ना। नेस्लर रिएजेंट लाओगे तो अमोनिया रिएक्शन नहीं देगा क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है। कॉपर आयन रिएक्शन नहीं देगा, लेकिन सल्फेट आयन तो देगा क्योंकि वो बाहर है। तो अब इन्होंने क्या सवाल में लिखा है उसको समझो। इन्होंने कहा क्यूप्रा अमोनियम सल्फेट गिव्स व्हाइट प्रेसिपिटेट विद BaCl2। क्या ये बात सही लिखी गई है? बिल्कुल सही है। बोलो बेटा। दूसरा स्टेटमेंट, यानी इसका रीजन इन्होंने क्या दिया, क्योंकि क्यूप्रा अमोनियम सल्फेट एक डबल सॉल्ट है। यह बात पूरी तरीके से गलत है। क्यूप्रा अमोनियम सल्फेट इज अ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। क्लियर है मामला? बल्कि इनको लिखना चाहिए था कि क्यूप्रा अमोनियम सल्फेट इज अ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बट SO4-2 प्रेजेंट आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होने की वजह से वो फ्री आयन है, वो टेस्ट परफॉर्म कर पा रहा है। क्लियर है मामला? फटाफट बना लो दोस्त। इसमें चीजें बहुत सारी हैं, प्रयास करिएगा, याद भी करिएगा। आपके सामने ये जो बना है क्यूप्रा अमोनियम आयन, ये बेसिकली ये है, जो कॉपर है उसको अमोनिया मॉलिक्यूल अपना लोन पेयर क्या कर रहे हैं? डोनेट कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। ये है मामला। डब्बे के ऊपर +2 है, यहां नहीं लिखा जाता, तो इसका मतलब है कि जो अमोनिया है वो किसकी तरीके काम कर रहा है? लिगेंड की तरीके। और इस क्यूप्रा अमोनियम आयन का ही कलर क्या आया है? डीप ब्लू कलर, है ना। सल्फेट की वजह से कोई कलर नहीं आया, इसी की वजह से कलर आया। अब आपसे यहां कुछ चीजें यहीं से ध्यान रखनी। मैंने बोला था हाइब्रिडाइजेशन देख के आना। क्या ये 4 सिग्मा 0 लोन पेयर का केस है? बोलो सर। और मैंने आपको, कॉपर आयन है, 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, लोन पेयर नाम की कोई चीज है नहीं उसके पास। दूसरी बात, क्या मैंने बोला था कि जब हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में बात करते हैं तो डी ब्लॉक के अंदर केवल ये प्रॉपर्टी है कि वो NS ऑर्बिटल के साथ N-1d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में यूज कर सकता है। तो यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो याद कर लीजिए क्या, कि कॉपर का हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होता है। क्या होगा? DsP2 होगा। लिख लीजिए, Cu+2 का हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम का होता है बेटा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। किसका होगा? Cu+2 का DsP2 होगा। ये पूरा आयन कैसा शेप दिखाएगा? तो DsP2 अगर है तो याद रखना है इसका शेप आएगा स्क्वायर प्लेनर। कैसा शेप होगा? स्क्वायर प्लेनर। थोड़ा सा ध्यान रखो और ये बताओ, क्या Cu+2 का कन्फ्यूग्रेशन कॉपर का होता है 4s1 3d10, तो Cu+2 का होगा 3d9। एक इलेक्ट्रॉन 4s से और एक इलेक्ट्रॉन 3d से निकल जाएगा। तो 3d9 का मतलब क्या? अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से n बराबर 1, क्या ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा? तो यहां लिख लीजिएगा इसका नेचर कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक। कैसा नेचर होगा? पैरामैग्नेटिक। ये 3 बातें जरूर लिख लीजिए। तो कल को कोई पूछे कि क्यूप्रा अमोनियम सल्फेट, तो भी ये तीनों बातें सही हैं। क्यूप्रा अमोनियम आयन, तो भी ये बात सही है। डीप ब्लू कलर है, हाइब्रिडाइजेशन कॉपर का DsP2 है,
शेप स्क्वायर प्लेनर है, और अगर बात करें तो कैसा है, पैरा मैग्नेटिक नेचर का। n बराबर 1 से ध्यान रखना, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पर प्रेजेंट है। अभी तक हम बोलते थे लुईस बेस, जो लोन पेयर डोनेट करता है उसे क्या बोलते हैं, लुईस बेस। यहां बेटा बस क्या बोल रहे हैं, लिगेंड। क्लियर है मामला। तो जो भी सेंट्रल मेटल एटम या आयन को अपना लोन पेयर डोनेट करेगा कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं। क्लियर है मामला। तो नीचे लिखिएगा, लिगेंड्स आर also called Lewis base. Ligands are also called Lewis base because of they gives lone pair to central metal atom, lone pair to central metal atom oblique ion in coordination pair. To give lone pair to central metal atom oblique ion in coordination pair. कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर लोन पेयर डोनेट करने वाली चीज को क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं। ठीक बात है। लिगेंड्स जो होते हैं, अच्छा एक बात है, अब मैं ये क्यों तुम्हें बता रहा हूं, ना बताऊं तो मैंने यहां पर एक बात लिखी, देखो हर चीज का मतलब है, क्या आएगा कुछ मालूम नहीं है, और यही प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का पोर्शन भी इसी में लपेटे दे रहे हैं। ये बताओ मीडियम कैसा है, बेसिक। अमोनिया कैसा होता है, बेसिक। बोलो भैया, एसिडिक मीडियम क्यों नहीं ले रहे? अगर मैंने एसिडिक मीडियम लिया तो क्या वहां H+ होंगे, और अगर H+ होंगे तो अमोनिया H+ को पकड़ लेगा, तो अमोनियम आयन बना लेगा। अमोनियम आयन में नाइट्रोजन के पास कोई लोन पेयर नहीं होगा, और लोन पेयर नहीं होगा तो वो कभी भी लिगेंड की तरीके काम नहीं कर पाएगा। क्लियर है मामला। तो अगला पार्ट उसी पर है, देखना जरा। देखो भाई, अगर मान लीजिए मैंने तुमसे कहा कि हमारे पास कॉपर सल्फेट है, एक्वस, समझदार आदमी हो, ब्लू कलर है, तो ये याद रखना है, अगर हमने अमोनिया बेसिक मीडियम में लिया, मीडियम कैसा रखा, बेसिक, तो अमोनिया लिगेंड की तरीके काम करने के लिए तैयार है, यानी कि हमारे पास क्यूप्रा अमोनियम सल्फेट आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख देता हूं, CaS बनेगा और डीप ब्लू कलर आने लगेगा। ठीक बात है। लेकिन अगर हमने यही काम अमोनिया को लिया और मीडियम एसिडिक रखा, तो यहां कोई रिएक्शन होने वाली नहीं है। रिएक्शन इसलिए नहीं होती क्योंकि एसिडिक मीडियम में, इन एसिडिक मीडियम बेटा अमोनिया H+ के साथ ऐड होके अमोनियम आयन बना देगा। अब तुम्हें साफ दिख रहा होगा कि अमोनिया के पास तो लोन पेयर है, लेकिन अमोनियम आयन के पास कोई लोन पेयर नहीं है। तो इसका मतलब अमोनिया लिगेंड की तरीके काम करता है, अमोनियम आयन कोई लिगेंड नहीं है। तो अगर ये लिगेंड नहीं है तो ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर भी नहीं जा सकता, कॉपर आयन को किसी भी तरीके से अटैच नहीं हो पाएगा। क्लियर है मामला, मना लीजिए, ध्यान रखिएगा।
NH4 प्लस। अच्छा कोई पूछे इधर देखो कलर क्या होगा, तो ब्लू था, अभी भी कलर क्या रहेगा, ब्लू ही रहेगा, यानी कोई चेंज नहीं आए, कुछ हुआ ही नहीं। अरे भैया रिएक्शन ही नहीं हुई तो जो कलर है वही रहेगा ना। लेकिन अगर रिएक्शन हुई तो कलर गाढ़ा हो जाएगा, और गाढ़ा नीला कलर इस बात का संकेत है कि अमोनिया अब कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर एंटर कर चुका है और क्यूपरा अमोनियम सल्फेट बना चुका है। क्लियर है मामला। तो ये रिएक्शन कराने के लिए मीडियम बड़ा इंपॉर्टेंट है, बेसिक मीडियम। ये नहीं कि सिर्फ लिगेंड लिया और रिएक्शन करा दी। ठीक बात है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आपको एक कंपाउंड ये याद रखना है, Cu2 FeCN का होल 6, इसे कहते हैं आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो अपने अंदर से केवल सॉल्वेंट पार्टिकल, सॉल्वेंट मतलब जिसका साइज छोटा है, यानी कि अगर मैंने एक तरफ शक्कर का सीरा रखा, एक तरफ पानी रखा, बीच में कॉपर फेरो साइनाइड इसको बोलते हैं, Cu2 FeCN का होल 6 की मेम्ब्रेन लगा दी, तो उस मेम्ब्रेन से कौन पास करेगा, वाटर के मॉलिक्यूल। सॉल्वेंट कौन है, पानी, तो वाटर के मॉलिक्यूल ही पास कर पाएंगे, कभी भी सॉल्यूट पार्टिकल पास नहीं कर पाते, उनका साइज बड़ा होता है। तो साइड में लिख लीजिएगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन allows only solvent particle like water, solvent particle like water solvent particle like water moves, केवल सॉल्वेंट पार्टिकल ही मूव कर सकता है, आ जा सकता है, या एंटर लिख लीजिए ऑब्लिक एंटर्स, कभी भी सॉल्यूट पार्टिकल इसके अंदर से पास नहीं करेगा, पानी ही जाएगा। ठीक है। कलर अगर लिखना हो तो लिख लो चॉकलेट ब्राउन कलर होता है इसका। यार डी ब्लॉक है, कलरफुल चैप्टर है। डी ब्लॉक एलिमेंट कैसे होते हैं, कलरफुल होते हैं। रीजन क्या है, रीजन यही लिगेंड्स हैं। अब समझ में धीरे धीरे आ रहा होगा, ये जैसे जैसे आते हैं वैसे वैसे क्या करते हैं, कंपाउंड को कलरफुल बनाते हैं। ठीक बात है, तो ध्यान रखिएगा। चले भैया, अब कहानी क्या है इस चैप्टर की। जैसे दनादन तुम लिखे पढ़े हो, तुम देख रहे होगे बीच में स्लाइड आती तो हम हटा भी दे रहे हैं, क्योंकि सब लिखा हुआ होगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा। उससे कहा था लेकिन वो बेचारा सब लिख दिया, उसने सोचा कॉपी मिल गई सब ठोक दो जितना लिखा है। जितना अब तक पढ़े हो वो जरा एक बार देखो फटाफट, जल्दी से एक नजर में। पढ़ना नहीं है, फटाफट देखो बस, जो पूछे वो बताओ। चले, नॉर्मल सॉल्ट कौन होता है, जो ना H+ दे पाए ना OH, सीधा सीधा NaCl, KCl, Na2SO4, या अगर H नजर भी आ रहा है तो रिप्लेसेबल H+ नहीं होना चाहिए। एसिडिक सॉल्ट क्या होता है, जिसमें H नजर आए वो एसिडिक सॉल्ट है,
या जो H+ दे पाए वो एसिडिक सॉल्ट है, जो H+ दे पाए। बोलो बेटा, तो इसका मतलब केवल H नजर आएगा तो उससे अपन एसिडिक सॉल्ट नहीं बोलेंगे। डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बीच का डिफरेंस बताओ। डबल सॉल्ट पानी में आते ही अपने अंदर प्रेजेंट सारे आयंस का टेस्ट दे देता है, टूट के बिखर जाता है। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट पानी में आने के बाद भी कॉम्प्लेक्स पार्ट टूटता नहीं है। क्या बात समझ में आती है? अगर मैं तुमसे कहूं कार्नेलाइट, तो ये डबल सॉल्ट है कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है? डबल सॉल्ट है। फॉर्मूला बोलिए, KCl.MgCl2.6 टाइम्स वाटर। पानी में डालते ही K+Mg+2 और Cl- अलग हो जाएंगे। फेरस अमोनियम सल्फेट या मोहर सॉल्ट डबल सॉल्ट है या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है? डबल सॉल्ट है। फॉर्मूला बोलिए, FeSO4.NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2। वाटर मॉलिक्यूल भी याद रखने। अगर मैं कहूं Fe+2 का टेस्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीडाइज करके Fe+3 बनाऊं, पोटेशियम थायोसाइनेट यानी KCnS के साथ रिएक्ट कराओ, ब्लड रेड कलर का प्रेसिपिटेट आएगा, कंफर्म हो जाएगा। सल्फेट आयन के टेस्ट के लिए क्या करोगे? BaCl2 के साथ रिएक्ट कराओ, बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट आएगा। अमोनियम आयन के लिए क्या करोगे? नेस्लर रिएजेंट। फॉर्मूला बोलो, K2, नीचे मत देखो, हमारी शक्ल देखो भाई साहब, जो बता रहे हैं उतना ही याद रहेगा। K2HgI4 + KOH नेस्लर रिएजेंट है, अमोनिया या अमोनियम आयन के टेस्ट में प्रयोग किया जाता है। अगर रिएक्शन कराएंगे तो ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट आता है, कंफर्म हो जाता है कि अमोनियम आयन रहा होगा। क्यूप्रा अमोनियम सल्फेट बनाने का तरीका बोलो। कॉपर सल्फेट की रिएक्शन अमोनिया के साथ कराते हैं बेसिक मीडियम में, तो क्या CuNH3 का होल 4 ब्रैकेट के बाहर SO4। कॉपर सल्फेट पानी में क्या ब्लू विट्रॉल है? ब्लू कलर होता है। अमोनिया के साथ बेसिक मीडियम में कराने पर कैस यानी कि क्यूप्रा अमोनियम सल्फेट बनाता है, जिसका कलर डीप ब्लू है। अब अमोनिया कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आ चुका है। क्लियर है मामला? CuNH3 का होल 4 ब्रैकेट के ऊपर +2, क्या इसे क्यूप्रा अमोनियम आयन बोलेंगे? यस सर। क्यूप्रा अमोनियम आयन में कॉपर आयन Cu+2 की फॉर्म में है। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? DsP2। इस क्यूप्रा अमोनियम आयन का शेप कैसा है? स्क्वायर प्लेनर। पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कॉपर सल्फेट की रिएक्शन अमोनिया के साथ कराने पर एसिडिक मीडियम में ब्लू कलर ब्लू ही रहता है, कोई चेंज नहीं आता, रिएक्शन नहीं होती। क्यों? क्योंकि अमोनिया H+ के साथ रिएक्ट करके अमोनियम आयन बनाता है और लीगेंट की तरीके काम नहीं कर पाता। लीगेंट वो होता है जो लुईस बेस हो, यानी लोन पेयर डोनेट करने की क्षमता उसके अंदर रहे। तो लोन पेयर होगा तभी तो देगा। बोलो भैया, बस इतना ही है और क्या है। आइए सर, हेडिंग डालिए क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जितना बताएं, जैसे बताएं वैसे लिखना। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, क्योंकि सिर्फ उतरवाना नहीं है मुझे, लिखा मैंने इसलिए है कि मेरा ज्यादा समय तुम्हें याद कराने और समझाने में लगे, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की प्रॉपर्टी हमें पता है, ये अपने अंदर प्रेजेंट सभी आयंस का एक्वस मीडियम में टेस्ट नहीं दे पाता, लेकिन हम इसका वर्गीकरण किन आधार पर कर सकते हैं? पहला है OTBO, इसका मतलब ऑन द बेसिस ऑफ, किसके टर्म में? टाइप ऑफ लीगेंड। कैसे टाइप का लीगेंड इसके अंदर प्रेजेंट है। बात समझना, अगर कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर जो मेटल है डी ब्लॉक, उसे हम बोलते हैं क्या? कि वो हमारा सेंट्रल मेटल एटम या आयन होगा। उसके साथ जो लगा है वो लीगेंट होगा। अगर सारे लीगेंट एक ही रूप के लगे हैं, एक जैसे नजर आ रहे हैं, तो क्या हम
इसे होमोलेप्टिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? होमोलेप्टिक। लेप्टिक मतलब लिपटने वाला। लिगेंड जो है वो सेंट्रल मेटल आयन को डेटिव बॉन्ड के थ्रू लोन पेयर दे रहा है, मतलब उससे लिपट रहा है। अरे बोलो भैया, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को क्या कहा जाएगा? होमोलेप्टिक, जिनके अंदर क्या प्रेजेंट हो? सेम लिगेंड। एग्जाम्पल के तौर पे FeCO का होल 5। क्या दिख रहा है तुमको? सारे के सारे यहां डब्बा बना देते हैं तो क्या तुम्हें साफ दिख रहा होगा? सारे लिगेंड CO हैं, एक जैसे। ठीक बात है। बगल में आते हैं, लिगेंड अगर अलग अलग प्रकार के लगे हैं तो डिफरेंट टाइप है, तो टर्म यूज करेंगे हेट्रो। लिपट तो अभी भी रहे हैं तो बोलेंगे हेट्रोलेप्टिक। तो इसका मतलब जो डिफरेंट टाइप के लिगेंड अगर लगे हैं तो कंपाउंड क्या कहलाएगा? ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हेट्रोलेप्टिक। क्या मेरी बात समझ में आती है? और अगर हेट्रोलेप्टिक है तो उसका एग्जाम्पल अगर ये नजर ना आ रहा हो बेटा, तो CONH3 का होल थ्राइस Cl3। जहां पर अगर मैं बात करूं तो अमोनिया भी लिगेंड है, बोलो बेटा, और Cl नहीं होता, Cl माइनस है, वो भी क्या है? लिगेंड। कोई पूछे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +3। 3 Cl माइनस को सेटिस्फाई कर रहा है उसका। अच्छा, क्लियर है बात? बना लीजिए फटाफट। पहला पोर्शन लिखिए, तो हेडिंग डालिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। पहला पार्ट पूरा लिखो, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ लिगेंड। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ लिगेंड। आसान है यार। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ लिगेंड। दो पार्ट में डिवाइड कर दो। एक तरफ लिखो होमोलेप्टिक, एक तरफ लिखो हेट्रोलेप्टिक। एक तरफ लिखो होमोलेप्टिक, एक तरफ लिखो हेट्रोलेप्टिक। लिखा सर? होमोलेप्टिक के नीचे लिखो दोस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, दोस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड which having those type of complex compound which having same ligand, same type नहीं, same ligand, एक जैसा ligand हो, same ligand। नीचे एग्जाम्पल लिखो FeCO का होल 5, FeCO का होल 5। यहां लिगेंड कौन है? CO, यानी कार्बोनिल लिखना, कोबाल्ट नहीं। ऑक्सीजन बड़ा बनाना, O है वो। बोलो सर, CO। लिगेंड कौन है? CO, कार्बोनिल। ठीक है, करा भैया? अपोजिट साइड आओ, दूसरी तरफ एरो बनाओ, लिखो हेट्रोलेप्टिक। हेट्रोलेप्टिक। हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कौन से होते हैं? जिनमें क्या हो? डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड हो। नीचे लिखो डिफरेंट लिगेंड्स अटैच्ड, डिफरेंट लिगेंड्स अटैच्ड। एग्जाम्पल लिखिए, डब्बे के अंदर CONH3 का होल थराइस Cl3। इस बार का CO कोबाल्ट है। जानबूझ के मैंने दोनों एग्जाम्पल ऐसे उठाए हैं कि डिफरेंस यहीं से क्लियर हो। इस बार जो CO है वो कौन है? कोबाल्ट है। लिगेंड कौन कौन है? अमोनिया और Cl माइनस। अमोनिया और Cl माइनस। चलें सर, अगला पार्ट लिखिएगा। दूसरा लिखिए, ये पहला डिवीजन है लिगेंड के आधार पे। दूसरा लिखो ऑन द बेसिस ऑफ डिसोसिएशन, ऑन द बेसिस ऑफ डिसोसिएशन। ऑन द बेसिस ऑफ डिसोसिएशन। on the basis of dissociation।
डिसोसिएशन के आधार पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। क्या? परफेक्ट कॉम्प्लेक्स, क्या नाम दिया गया? परफेक्ट कॉम्प्लेक्स और इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। परफेक्ट कॉम्प्लेक्स और इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। IM है बेटा, इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अब हम असली और नकली की पहचान कर रहे हैं। बोलो यार, यानी कि वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो कॉम्प्लेक्स पार्ट कोऑर्डिनेशन स्पेयर बनाए और उसके बाद पानी में जाने के बाद पूरी तरीके से टूटे नहीं, कोई रिएजेंट डालने के बाद भी पूरी तरीके से टूटे नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे नीचे लिखिएगा यहां, इफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, परफेक्ट के नीचे लिखो, इफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डज नॉट डिसोसिएट completely in aqueous medium, if complex compound does not dissociate completely in aqueous medium called perfect complex compound, called perfect complex compound। जैसे K4 FeCN का होल 6, इनको भाई साहब को उठाकर पानी में जब डाला तो डालने पर 4K+ और डब्बा मिला FeCN का होल 6 ब्रैकेट के ऊपर -4। क्लियर है मामला? तो इसका मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है इससे हमें कोई भी आयन मिलने वाला नहीं है। क्लियर है मामला? तो ये किस कैटेगरी में आएगा? परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। ठीक बात। यहां पर कुछ लिखने से पहले ये समझो, अगर मैंने KCl लिया और कैडमियम साइनाइड के साथ रिएक्शन कराई, तो जब रिएक्शन कराई तो कैडमियम चोर है, ये क्या करेगा? K2CdCN का होल 4, यानी दिखाएगा कि देखो भैया हमने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लिया। बनाइए, K2CdCN का होल 4 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लिया। ठीक बात। बनाने के बाद इसे उठाकर पानी में डाला कि लाओ चेक कर ले, छुपा बैठा है सारे कॉम्प्लेक्स के बीच में। जैसे ही चेक करने गए तो देखा कि भाई साहब इसकी तो हिम्मत टूट गई है, ये Cd+2 और Cn- में टूट चुका है। अब हम लोग कोई ऐसा जुगाड़ नहीं है कि पानी के अंदर घुस के देख पाए कि ये टूटा है कि नहीं टूटा है, तो इसका मतलब हम तो रिएक्शन करा के पता लगा पाएंगे। तो हमको मालूम है कि ये कलाकार है, तो हमने जब इसे पानी में डाला तो पानी में डालते ही हमने इसमें H2S गैस जो है वो साथ में प्रवाहित कर दी चेक करने के लिए। और जैसे ही हमने H2S गैस डाली तो हमने देखा येलो कलर का, किस कलर का? येलो कलर का प्रेसिपिटेशन आना शुरू हो गया। तो समझ में आया कि येलो कलर का प्रेसिपिटेट तो कौन देता है? कैडमियम सल्फाइड। Cd+2 S-2 के साथ रिएक्ट करेगा तभी तो येलो प्रेसिपिटेशन आएगा। इसका मतलब हमारा कैडमियम आयन क्या पानी में आते ही फ्री हो चुका होगा, इसका मतलब। यानी ये जो कॉम्प्लेक्स है ये किस कैटेगरी में जाएगा? परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। क्लियर है बात? दिखेगा कॉम्प्लेक्स जैसा, लेकिन पानी में जाते ही टूट के बिखर जाएगा। समझ में आती है बात? तो कैडमियम चोर है, इसको याद रखना है कि कैडमियम का कॉम्प्लेक्स जो होगा वो कैसा होगा? इम्परफेक्ट होगा। तुम्हारे मन में क्या आएगा कि सर
हम कैसे निकाल पाएंगे? बेटा सर नहीं निकाल पाए तो तुम कैसे निकाल पाओगे? लाखों हजारों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, निकाल नहीं पाएंगे, बता पाएंगे। किसी ने पूछा एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ए है, उसे पानी में डाला, उसने कुछ आयंस दिए और आयन देने पर वो उनके टेस्ट दे रहा है, तो मैं समझ जाऊंगा वो कैसा कॉम्प्लेक्स होगा, इम्परफेक्ट। नहीं दे रहा है तो परफेक्ट। क्या बात समझ में आती है? चलो भैया, अब हर चीज का कुछ नाम है। नाम कैसे? यहां पर कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिखे, उनके कैटायन और एनायन के विषय में पूछा गया है कि दिखने में कैसे लगते हैं। अगर डब्बा है तो कॉम्प्लेक्स पार्ट है, और अगर नॉर्मल है तो इसका मतलब सिंपल आयन है। क्लियर है मामला? तो बनाइए जरा ये चार्ट। बनाइए ये चार्ट। K4FeCN का होल 6। क्या ये बताओ इसका कैटायन क्या आएगा? K+। इसका एनायन क्या आएगा? FeCN का होल 6 ब्रैकेट के ऊपर -4। तो मैं बोलूंगा इसका कैटायन कैसा है? सिंपल आयन है। लेकिन इसका जो एनायन है उसका नेचर कैसा है? कॉम्प्लेक्स। ठीक बात है। दूसरा आते हैं सर, यहां अगर हम बात करें, जो पहले लिखा है वो पॉजिटिव है, जो बाद में लिखा है वो निगेटिव है। तो यहां तरीका ये होता है बेटा, 3Cl है, 3Cl है मतलब 3Cl माइनस में टूटेगा तो डब्बे पे चार्ज +3 आएगा, यानी FeH2O का होल 6 ब्रैकेट के ऊपर होगा +3। तो अब कैटाइनिक पार्ट जो है वो कैसा आ गया? कॉम्प्लेक्स। और एनाइनिक पार्ट में Cl माइनस है, संख्या लिखने की कोई जरूरत नहीं, वो सिंपल है। बहुत आसान है, एक सवाल से सीख लो। अगर मैं बात करूं तो यहां पर दो कॉम्प्लेक्स पार्ट मौजूद है, FeH2O का होल 6 और COCN का होल 6। बात समझना, एक बात थोड़ा सा कॉमन सेंस रखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक कॉमन सेंस रखो, वाटर पे चार्ज क्या होता है? 0। CN पे चार्ज क्या होता है? -1। क्योंकि देखो मैं तो तोड़ दूंगा, तुम्हें कैसे पता चलेगा यार कैसे टूटता है? तो ये बताओ मेटल के ऊपर चार्ज क्या आता है? पॉजिटिव। अरे Fe के ऊपर प्लस ही होगा या 0 होगा? अब प्लस कितना भी हो सकता है, कोबाल्ट के ऊपर भी प्लस ही होगा। बोलो सर। तो यहां पर अगर हम बात करें तो ये टूटता है FeH2O का होल 6 +3 में, और ये टूटेगा CN का होल 6 -3 में। बात समझ में आती है? उसका रीजन क्या है? 6 CN है तो -6 होगा, यानी ये पक्का एनाइनिक पार्ट बनेगा, तो उसका मतलब बगल वाला पक्का कैटाइनिक पार्ट, क्योंकि वाटर पे तो चार्ज 0 है। तो यहां कैटाइन और एनाइन दोनों का नेचर कैसा है? कॉम्प्लेक्स। तो दोनों भी कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉम्प्लेक्स पार्ट मौजूद हो। तो कैटायन और एनाइन दोनों कॉम्प्लेक्स है। NiCO का होल 4 डब्बे के अंदर है, कुछ टूटना नहीं है, यानी कि यहां पर ना कोई कैटायन है और ना कोई एनायन है, बल्कि अगर कोई पूछेगा तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स होगा? न्यूट्रल नेचर का होगा। न्यूट्रल मतलब ये कुछ नहीं कर रहा है। ठीक बात। कॉम्प्लेक्स पार्ट का नेचर जैसा है
उससे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के नाम को लिखा जाता है। अगर मैं पहला वाला सॉल्ट आपसे बोलूं K4FeCN का होल 6 कैसा है, तो आप कहेंगे ये एक एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है। कैसा है सर? एनाइनिक कॉम्प्लेक्स। नाम से समझ में आ रहा होगा, कॉम्प्लेक्स पार्ट एनाइनिक। दूसरे वाले के लिए मैं बोलूंगा कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स है। तीसरे वाले के लिए मैं बोलूंगा कैटाइनिक एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है, दोनों पार्ट कॉम्प्लेक्स है। चौथे वाले के लिए मैं क्या बोलूंगा? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, यानी कि बाहर कोई काउंटर आयन मौजूद नहीं है। काउंटर आयन क्या होते हैं? काउंटर आयन वो होते हैं जो चार्ज को बैलेंस करने के लिए आते हैं। जैसे यहां पर K+ है, इसका काम केवल चार्ज को बैलेंस करना है। Cl- का काम केवल चार्ज को बैलेंस करना है। तो यहां लिखिएगा पहले वाले में एनाइनिक कॉम्प्लेक्स, नाम लिख लीजिए एनाइनिक कॉम्प्लेक्स। ये आपको वहां से पता चला। ये बाबूजी कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स, ये कैटाइनिक एनाइनिक कॉम्प्लेक्स, और इनको तो पता ही है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, है ना। PDF शेयर हो गया है तुम्हारे ग्रुप में, आ गया होगा। हाँ, इसमें तो लगा है तुम लोगों को पढ़ने के लिए कि हमारे पढ़ने के लिए है? हाँ, कह रही इसमें भी तो लगा है। उसी से बता देना तुम अपना पढ़ के जो भी तुम्हें करना हो अपना। किसके लिए दे रहे हैं? कि तुम लोग पढ़ो कि हम पढ़े उसको? हम तो पढ़ ही लिए हैं, तुम्हें पढ़ना है। जिंदगी में कोई गम नहीं है तुम्हारे, हम ये देख रहे हैं। बहुत खुश रहते हो फुलटास मौज में, जो होगा देखा जाएगा साला। अच्छा, कभी कभार ये लगता तो हो गई कि जिसको देखो वही डराने आ रहा है? और जीवन सोचो कितना खतरनाक है कि आपको हर पल कुछ ना कुछ काम करना है। अभी आप डर रहे हैं कि आप इंजीनियर बन जाएं, अभी कॉलेज के अंदर जाओगे वहां अलग समस्याएं दिखेंगी, वहां साला कोई तुम्हारी रैगिंग कर रहा होगा। ये सब भूल जाओ कि रैगिंग नहीं होती है, जीरो रैगिंग जोन है। रैगिंग का मतलब ये नहीं है, बात समझिए, रैगिंग का मतलब है आपके अंदर का डर, और वो कॉलेज कैंपस में पैर रखते ही शुरू हो जाएगा। नहीं समझे? रैगिंग का मतलब है जैसे ही अंदर जाओगे वो पहले कह देंगे कि इधर आओ, ये इतने लंबे बाल चलने वाले नहीं है, बोलो काम खत्म, शुरू हो गई रैगिंग तुम्हारी। लड़कियों को बोल दिया जाएगा कि ये बाल खोल के हीरोइन बन के टहलने की जरूरत नहीं है, कड़ुआ तेल लगाओ सरसों वाला। हाँ हाँ, और चोटी प्रॉपर बंधवाई जाती है, और कुछ जगहों पर तो लाल रंग का फीता भी बंधवाया जाता है। लाल फीता समझते हो ना? लाल वाला फीता, कौन सा? पतला वाला नहीं, चौड़ा वाला। दो तरीके का आता है। पता इसलिए है क्योंकि हमने बंधवाया है, फैक्ट है। लड़का कहेगा सीनियर, सीधा है, तुम्हारे रोल नंबर वाला जो होगा, बात समझिएगा, दो पिताजी होंगे। कौन? एक जो घर में है और एक जो कॉलेज से बनेंगे। लड़कियों में मम्मी होती है। उसका रीजन है, फर्स्ट ईयर में पढ़े, अब सेकेंड ईयर से टास्क क्या मिले तुमको, और जब अंदर जाओगे तो फिर समझ में आ जाएगा कि फिर तुम ज्यादा चक्कर में पड़ोगे नहीं। ये सो तुम रील वील देखते हो ना, वो हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं, वो फलाना उड़ा रहे हैं, ऐसा कहीं कुछ नजारा तुमको दिखने वाला नहीं है। वो भी काम करोगे, लेकिन अब प्रेशर कम करते हुए करोगे, उतना प्रेशर लेके काम नहीं करोगे। टेस्ट वेस्ट होगा तो तुम क्या कहोगे मालूम है? अभी परेशान हो रहे हो, जब टेस्ट होगा तुम पढ़ लेंगे चलो। क्यों मालूम है? हर सेमेस्टर में, मतलब जब 4 साल आप पूरे पढ़ लेंगे, तो 4 साल में बेटा आप ये समझिएगा कि आपको 48 तो एग्जाम लिखने नॉर्मल, मेन एग्जाम 48 है।
ठीक बात। उसके बाद अंदर जो सीटी होंगे ये सब मिला के आप कम से कम 250 से 300 टेस्ट देंगे टोटल। तो तुम्हें रोज कोई डराए कि टेस्ट है टेस्ट है टेस्ट है, तुम्हें चलो भाई हटो, आए चलो हटो, अभी एक है, अभी एक है, तो तुम डर लेते हो, हम लोग डरा लेते हैं। जब अंदर जाओगे ना, और जैसे किसी ने कहा बोले कब है, बोले वो टेस्ट है, अरे बोले ठीक है यार, बोले एग्जाम है, अरे बोले होगा ठीक है। वहां कोई याद नहीं दिलाता किसी को एग्जाम एग्जाम, अरे बोले ठीक है सब एग्जाम है, सब चल रहा है सब मामला। और ये भी नहीं है, तुम्हारे बीच में जो लोग सेलेक्ट हो गया उनमें 60 में से 30 आदमी फेल हो रहा होगा, 30, 3 नहीं। क्यों? जो बनाने आया है पेपर उसे तुमसे कोई मतलब नहीं है। अंदर जब आओगे ना, जैसे लगता होगा दिमाग में कि जब जाएंगे, रील वील बड़ा देखते हो ना कि जाते फलाने आईटीएम जाएंगे तो वहां जाएंगे वो पढ़ाएंगे, कोई ना बेटा ना बिटिया इसे कहीं कुछ बताने वाला नहीं। एक आदमी चढ़ेगा, चढ़ के हेडिंग डालेगा और शुरू हो जाएगा, समझे? तुम चक्कर में होगे कि आदमी आएगा पूछेगा। बस पहले दिन जो मेन कोऑर्डिनेटर तुम्हारे डिपार्टमेंट का होगा, कोऑर्डिनेटर मतलब टीचर्स का जो पैनल है उसका जो हेड होगा, वो आएगा, बस पूछेगा कौन क्या क्या कर रहा है, तुम कहां से आए, तुम कहां से आए। आधी जान तो तुम्हारी वहां निकल जाएगी कि जब तुम कहोगे कि हमारी रैंक है 2000 और हम फलानी जगह से आए और हमने फलानी जगह तैयारी की, उसी बीच में कोई कहेगा हमारी रैंक है 200 और औरैया गांव से आए हैं, औरैया के किसी गांव से, कोचिंग किए नहीं है, उसकी शक्ल बताएगी कि वो कोचिंग किया ही नहीं है। ठेठ हिंदी लड़का होगा, ठेठ बिहारी कोई मिलेगा, कोई तमिलनाडु तिरुचिरापल्ली के गांव का बच्चा मिलेगा। तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी कि साले बिना कोचिंग के जब ये ऐसे हैं तो ये अब अंदर क्या करने वाले। बात समझ रहे हो कि नहीं? जैसी परिस्थिति वैसे लोग मिलते हैं, हर जगह होता है। पहले दिन ही खेल खत्म, जो ईगो है वो नीचे धड़ाम से गिर जाएगा। तुम्हारे बगल में वो आदमी बैठा रहेगा कि तुम लगेगा अच्छा, तुम जिस रंगबाजी से अंदर गए थे कि मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा, मैं चलूंगा तो रील बनाऊंगा, मनन नहीं करेगा तुम्हारा कुछ करने। अभी बड़ा अंदर होता होगा ना कि वो नहीं होगा, वो 2-4 दिन 5 दिन 6 दिन रहेगा और उसके बाद कोई तुमसे अगर पूछ लेगा। दोस्त यार जितने तुम्हारे अभी हैं, गली मोहल्ले में तुम जाते हो तो मिलते हो, सबसे सब कुछ होता है। आइसोलेटेड गैसियस एटम पढ़ाया है ना तुमको हमने कि इलेक्ट्रॉन निकालना है तो भी आइसोलेटेड और इलेक्ट्रॉन देना है तो भी आइसोलेटेड। आप आइसोलेटेड हो जाएंगे, आपको कोई अच्छा नहीं लगेगा। रीजन, इतना प्रेशर अंदर रहेगा, इतनी चीजें करनी होंगी तुमको कि तुम उसी में उलझे रहोगे। और नॉर्मल दुनिया के लोग जो हैं तुम्हें अच्छे ही नहीं लगेंगे, तुम किसी से कट नहीं रहे होगे, वो अपने आप तुमसे कट जाएंगे। अभी बड़ा मन करता होगा ना कि घर जाएं, बाहर रह रहे हो, जब घर जाते होगे तो बड़ा इंटेंसिटी के साथ बोलो, और जब वहां जाओगे तो कोई मन नहीं करेगा कहीं कुछ जाने का। 8 दिन की छुट्टी होगी, 4 दिन लेट निकलोगे। दीपावली में 2-3 दिन जाओगे, रहोगे, चले आओगे कि अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों मालूम है? तुम्हारा कॉलेज नहीं, तुम्हारी दुनिया है वो, और वो एटमॉस्फेयर ऐसा होगा कि फुल टास मजा। ऐसा नहीं हो, IITs में भी जाओगे, NITs में भी जाओगे, अच्छी जगह जाओगे तो मिलेगा। और कहीं बाहर आर के कॉलेज बढ़िया मिल गए तो वो ऐसे हैं कि बिल्कुल नहीं समझे, जीवन ही तुम्हारा स्वर्ग रहेगा बिल्कुल। पहाड़ों की वादियों में बीच में पड़े हो तुम। कहाँ तुम यहाँ पे इटावा, औरैया, गोरखपुर, जौनपुर और इनकी गलियों में खाक छानते फिरो, कहीं कुछ नहीं है। चौथा साल आएगा, पैकेज मिलेगा, बढ़िया पैसा कमाने लगोगे, फुलटास मौज काटोगे, बीच बीच में आ जाया करोगे। फिर मौका मिलेगा, 4 साल जैसे ही हो जाएंगे, तुम में से कुछ लोग बाहर निकल जाएंगे MS करने कि मैं पढ़ूंगा। और पढ़ने अड़ने नहीं जा रहे हैं, वो केवल इसलिए जा रहे हैं कि बाहर जाने का मौका मिले। और वहां पे अच्छे अच्छे देश हैं, वो कहते हैं यहीं पढ़ो और पढ़ के यहीं शादी आदि कर लो, हाँ हाँ यहीं रहो। क्यों? इसे कहते हैं टैलेंट चुराना। नहीं समझे तुमने पढ़ा भारत में, और ये सब जैसे कहानी नहीं है, सर हम देश छोड़ के नहीं जाएंगे। जाओगे जाओगे जाओगे। नीदरलैंड की ट्रेन में कोई मिल जाएगा, मम्मी पापा चाचा चाची सर, देशभक्ति सब खत्म,
बात समझ रहे हो कि नहीं? और बस कुछ दिनों बाद फोटो आएगी, मी एंड हर एंड जॉन। ये जीवन है, इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हो तो। इसीलिए जब मुझसे कोई कहता है ना कि मैं देश की बड़ी सेवा करूंगा, मैं फालतू बात हमसे मत करो यार। तुम अपनी सेवा करो, देश से सब चल रहा है, सब देश के लिए मोदी जी हैं, वो सब संभाले हैं। अगला है सर, अगर कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे K4FeCN का होल 6, तो अगर मैं इसे रिप्रेजेंट करूं तो क्या इस तरीके से नहीं करूंगा? 4K+ बाहर होंगे, ये एक डब्बा होगा, इस डब्बे के अंदर मैं ये मानकर चल रहा हूं कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आपको आता है, Fe+2 पर होगा, पोटेशियम के लिए +1 और Cn के लिए -1 रखेंगे। तो यहां पर बेटा Fe+2 नहीं लिखते, Fe लिखते हैं, और यहां पर 6 एरो बना रहे क्योंकि 6 Cn है, तो वो Cn जो है वो अपना लोन पेयर क्या करेंगे? डोनेट कर रहे होंगे। तो अगर डोनेट कर रहे होंगे तो कार्बन की तरफ से कर रहे होंगे, तो मैं इस तरीके से बना देता हूं। ये है मामला। इस डब्बे पर चार्ज कितना होगा? +2। बना लीजिए जरा। हर एक चीज का मतलब है, जो ये आयन बाहर आए हैं चार्ज को बैलेंस करने के लिए, इन्हें हम कहेंगे काउंटर आयन। क्या नाम देंगे? काउंटर आयन। इस पूरे डब्बे को कहेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, या आप इसी को कॉम्प्लेक्स पार्ट भी बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स स्फीयर भी बोल सकते हैं। ठीक बात है। जो ये सेंटर पे आपको डी ब्लॉक एलिमेंट नजर आ रहा है Fe, देखते जाइएगा सर, इसे कहा जाएगा सेंट्रल मेटल। अगर ये कोई चार्ज नहीं रखा है तो एटम बोलो, और अगर इसके कोई ऑक्सीडेशन नंबर है तो आयन बोलो। तो सेंट्रल मेटल, एटम या आयन। जो लोग इसे अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, जैसे ये, इन्हें बोलोगे लीगेंड। क्या नाम देंगे? लीगेंड। ठीक बात है। सेंट्रल मेटल, एटम या आयन के लिए एक टर्म बार बार आएगा, Cn, कोऑर्डिनेशन नंबर। यहीं सीख लो, ये नंबर निकाला नहीं जाता, ये प्रैक्टिकल डेटा है, इसको रटा जाता है और हम आपको रटवा भी देंगे। लेकिन अगर कोई कंपाउंड दिया है तो देखकर बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर ये बताता है कि हमारे सेंट्रल मेटल, एटम या आयन ने कुल कितने लोन पेयर एक्सेप्ट किए हैं, कुल कितने लोन पेयर लिगेंड्स के द्वारा मिले हैं। तो इसे निकालने का तरीका बड़ा सिंपल सा है। मैं यहां सिग्मा का प्रयोग करना पसंद करता हूं, क्योंकि अगर यहां डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स होंगे तो आप उनके आधार पर चीजें जोड़ते हुए आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर है मामला? तो मैं यहां बोलूंगा सबसे पहले नंबर ऑफ लिगेंड, यानी कितने लिगेंड लगे हैं, और मल्टीप्लाई बाय
एक टर्म आएगा डेंटिसिटी। क्या टर्म आएगा? डेंटिसिटी। बना लीजिए, बताते हैं डेंटिसिटी क्या है। डेंटिसिटी ठीक बात है। डेंटिसिटी ये बताती है कि हमारा लिगेंड कितने लोन पेयर डोनेट कर रहा है। क्लियर है मामला? तो यहां पर हर लिगेंड के लिए अलग अलग होता है। आप सिर्फ इतना लिखो, कितने लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है। और ये चीज आपको पर लिगेंड देखनी होती है। पर लिगेंड, पर लिगेंड देखना है। इधर आइएगा सर। अगर मुझसे कोई कहे कि Fe+2 का कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, तो यहां पर सारे लोग एक जैसे हैं तो सिग्मा का उतना यूज नहीं है। नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं? 6। हर लिगेंड कितना लोन पेयर देता नजर आ रहा है? 1। लोन पेयर की बात हो रही, कितना लोन पेयर दे रहा है? 1। तो मल्टीप्लाई बाय 1। तो Fe+2 का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया? 6। ठीक बात है। नीचे सर सेंट्रल मेटल एटम और आयन के बारे में कुछ बातें लिखी। कहा गया कि डी ब्लॉक मेटल जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ही फॉर्म करते हैं। उसका रीजन, तो रीजन है कि उनका साइज छोटा होता है, स्मॉल साइज होता है, और उन पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है क्योंकि वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर है। तो क्या इन दोनों चीजों को मिलाकर हम लोगों ने पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग में एक टर्म आयनिक पोटेंशियल, अगर आपको याद हो तो। आयनिक पोटेंशियल यानी फाई। बोलो बेटा। पोलराइजिंग पावर जब निकाल रहे थे तो चार्ज अपॉन साइज का रेशियो देखते थे। तो कहा जाता है कि डी ब्लॉक के लिए फाई की वैल्यू ज्यादा होती है, यानी हाई फाई का मतलब साइज छोटा और चार्ज ज्यादा, जिससे कि वो एनायन को या लीगेंड को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर पाते हैं। बात समझ में आई? तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अट्रैक्ट तो कर लोगे। अट्रैक्ट तो फजान रूल में कोवेलेंट कंपाउंड जब बन रहा था, यानी कोवेलेंट कैरेक्टर आ रहा था आयनिक कंपाउंड के में, तो वहां भी अट्रैक्शन था। वहां के अट्रैक्शन और यहां के अट्रैक्शन में अंतर क्या है? यहां के अट्रैक्शन में अंतर यह है कि अट्रैक्ट करने के बाद उससे लोन पेयर भी ले रहे हैं, और लोन पेयर अगर ले रहे हैं तो उसके पीछे का रीजन प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। क्लियर है मामला? तो कभी अगर आपसे पूछा जाए कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं वो ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ज्यादातर क्यों फॉर्म करते हैं, तो रीजन स्मॉल साइज, हाई चार्ज डेंसिटी एंड प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। अगर आप हाई चार्ज डेंसिटी और स्मॉल साइज को एक साथ बोलना चाहते हैं तो आप बोलेंगे हाई आयनिक पोटेंशियल या हाई फाई। क्लियर है मामला? बना लीजिए, तीनों पॉइंट लिख लीजिए। तीनों पॉइंट लिख लीजिए। नजर आ रहा है कि नहीं? पीछे बड़ा कर दें उसको, है? आ रहा है। नहीं तो कुछ लोग तो हमेशा नहीं है, उनकी तो बात ही छोड़ दो। वो केवल जब पूछेंगे शादी करोगे तब हाँ बोलते हैं बस, केवल, और नहीं। और नहीं, देखे रहना बस। जो ज्यादा बोलोगे वही रिफ्लेक्ट करता है ना?
तीनों चीजें लिख लेना और दोनों को कोरिलेट कर लेना और बगल में लिख लेना आयनिक पोटेंशियल। 5 चार्ज अपॉन साइज होता है, तो हाई आयनिक पोटेंशियल होना चाहिए। यहां एरो बना लेना, यहां लिख लेना हाई आयनिक पोटेंशियल। चलिए सर, एक पैराग्राफ आपको मिला होगा, हटाया जाए। कल जब आप आएंगे तो याद रखिएगा। अब इसके आगे हम लोगों को पढ़ने हैं टाइप्स ऑफ लिगेंड। क्या पढ़ने हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में एक कुछ सवाल आते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट को लेके, तो मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकलवाना सिखाया है, लेकिन तब भी कुछ सवाल कराऊंगा जिससे चेक हो जाएगा कि आपको अभी भी आता है या नहीं आता है। ठीक बात है। आइए सर, एक पैराग्राफ आपको मिला होगा, ये पैराग्राफ अगर बात करें तो ये एनसीईआरटी में हाइड्रोकार्बन में एल्केन चैप्टर से लिया गया है। और जिन्होंने क्लास करी तो पहली क्लास कर ली होगी तुमने एल्केन वाली, तो वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था हेलोजिनेशन। क्या पढ़ा था? तो ये वाला पार्ट जो है वो कहां का है? हेलोजिनेशन का। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है हेलोजिनेशन को। तो यहां पर आपके सामने इक्वेशन लिखी है, पैराग्राफ एक बार पढ़ डालिए जल्दी से और देखिए जरा बात पकड़ पा रहे हैं कि नहीं, जो पढ़ा है वो सब है या नहीं है। हेलोजिनेशन में H हटाते हैं, Cl लाते हैं। हेलोजिनेशन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। हेलोजिनेशन के 3 स्टेप होते हैं, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन, टर्मिनेशन। सालों नजर ना आ रहा हो तो मोबाइल में तुम्हारे दिया गया है, इसीलिए कि खोल के देख सकते हो, है ना? हाँ। अब सर अगर बात की जाए, हाँ उसमें भी आधा आदमी कह रहे हो नहीं नजर आ रहा है, मोबाइल में दिया बेटा, उसमें देखो आएगा। अब सर यहां क्या क्या बातें हैं वो हम अपनी पढ़ी हुई हैं, बस पढ़ ले रहे हैं क्योंकि अभी ताजा ताजा पढ़ा है तुमने। इथेन का क्लोरीनेशन कराया इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो CH3 CH2 Cl बना, बिल्कुल सही है। इट इज फाउंड दैट द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एल्केन, क्या हेलोजन के रेट पर भी निर्भर करता है? तो सबसे तेज क्या होता है? फ्लोरिनेशन, फिर क्लोरिनेशन, फिर ब्रोमिनेशन और फिर आयोडीनेशन। रीजन बोलो। एक टर्म बताया था एक्टिवेशन एनर्जी, बोला था फ्लोरीन के लिए लो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, इसलिए उसका रेट जो होता है वो ज्यादा होता है। दूसरी कहानी, अगर एल्केन के रिस्पेक्ट में बात करें, हेलोजन के रिस्पेक्ट में ऑर्डर समझ में आया, एल्केन के रिस्पेक्ट में अगर बात करेंगे तो एल्केन के रिस्पेक्ट में सारा खेल इस बात पर निर्भर करता है क्योंकि इस हेलोजिनेशन में इंटरमीडिएट क्या बनता है? आर फ्री रेडिकल। ये हमारा क्या होगा? इंटरमीडिएट होगा। तो क्या हमें एल्केन ऐसा चाहिए होगा जो ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल बना दे, यानी 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। क्लियर है बात? चलिए आगे इन्होंने कहा कि जो फ्लोरिनेशन है वो बहुत ज्यादा वायलेंट है, तो लिखा गया कि इसलिए क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है डार्क में रिएक्शन हो जाती है। फ्लोरीन जो होता है वो मीथेन से सारे H हटा के कार्बन ब्लैक में कन्वर्ट कर देता है। अगर हमें उसे कंट्रोल करना है तो हमें वहां इनर्ट गैस का प्रयोग करना पड़ता है, N2 गैस साथ में डाली जाती है। आगे इन्होंने कहा आयोडीनेशन बहुत स्लो होता है। क्यों? एक्टिवेशन एनर्जी उसके लिए बहुत ज्यादा है, तो बहुत स्लो है और ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। क्यों रिवर्सिबल है? क्योंकि क्या इसी रिएक्शन में HI बनता है जो प्रोडक्ट को वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर देता है। तो रिएक्शन को रिवर्सिबल ना हो, आयोडीनेशन हो जाए, इसके लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ता है। लिखवाया है HiO3, HNO3, HiO4 भी मैंने लिखवाया। यहां पे आपको साफ दिख रहा होगा, मीथेन आयोडीन के साथ रिएक्ट करके CH3I और HI बनाएगा। अगर आपने HiO3 ले लिया तो वो HI को तुरंत किस में कन्वर्ट कर देगा? I2 में। तो आपकी रिएक्शन कहां जाएगी? फॉरवर्ड। आगे लिखा है हेलोजिनेशन इज सपोज टू प्रोसीड वाया फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग 3 स्टेप। पता है, नेमली इनिशिएशन, प्रोपोगेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन स्टेप में इसने क्या कहा
कि पहले क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है वो टूटेगा, उसके पीछे का रीजन बताया क्या कि ClCl बॉन्ड इज वीकर देन Cc और CH बॉन्ड। क्लियर बात है, साइज बड़ा है, लोन पर रिपल्सन है, बॉन्ड टूट भी जाएगा आराम से। तो सबसे पहले Cl2 टूटा फ्री रेडिकल में। प्रोपोगेशन में क्लोरीन फ्री रेडिकल क्या करता है, मीथेन से एक H निकाल के मेथिल फ्री रेडिकल यानी इंटरमीडिएट फॉर्म करता है। फिर वही मेथिल फ्री रेडिकल आगे चल के क्या करेगा, सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके बनाएगा CH3Cl विद द लिबरेशन ऑफ अनदर क्लोरीन फ्री रेडिकल। ये वाला स्टेप इन्होंने नहीं लिखा है, आपने अपनी कॉपी में लेकिन लिख रखा है। ये दूसरे Cl2 मॉलिक्यूल के साथ बनाता है CH3Cl और Cl फ्री रेडिकल, फिर ये रिएक्शन वापस चलने लगती है। आगे CH3, अच्छा लिखा तो है, ये है तो ठीक है। आगे लिखा है द क्लोरीन एंड मेथिल फ्री रेडिकल जनरेटेड अबव रिपीट स्टेप A एंड B रिस्पेक्टिवली एंड देयर बाय सेट अप अ चेन ऑफ रिएक्शन। प्रोपोगेशन स्टेप A एंड B आर दोज which directly give principal product but many of other propagation step are possible। मतलब हम प्रोडक्ट के लिए बना रहे हैं तो हम CH3Cl की बात कर रहे हैं, लेकिन ये कह रहा है कि और भी बहुत सारे स्टेप हो सकते हैं। कैसे, जैसे इन्होंने कहा टू सच स्टेप गिवन बिलो, CH3Cl है, Cl फ्री रेडिकल अगर आया तो क्या वो यहां से फिर से H निकाल सकता है? मैंने बोला था कि ये रिएक्शन रुकती नहीं है, तो यहां बनेगा CH2Cl और इस तरीके से करते करते CH2Cl2 तक पहुंच गए। यानी कि अगर एक Cl हटाया तो उसे बोलते हैं मोनो हेलोजिनेशन यानी मोनोक्लोरिनेशन, मोनोब्रोमिनेशन, लेकिन ये रिएक्शन रुकती नहीं है। आगे लिखा है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में हम क्या करेंगे, चीजों को ऐड करके हटा देंगे, तो Cl फ्री रेडिकल Cl2 बनाएंगे, मेथिल मेथिल फ्री रेडिकल इथेन बनाएंगे, CH3 और Cl मिलकर CH3Cl बनाएंगे। और इन्होंने कहा कि ये हमारा कौन सा प्रोडक्ट होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है, तो हम इसकी बात ज्यादा करेंगे। आगे लिखा हुआ है CH3Cl द वन ऑफ द प्रोडक्ट इज फॉर्म बट फ्री रेडिकल आर कंज्यूम एंड द चेन इज टर्मिनेटेड। द अबव मैकेनिज्म हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इथेन एज अ बाई प्रोडक्ट ड्यूरिंग क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन। यानी कि जब आप हेलोजिनेशन कराते हैं तो जो चीज आप चाहते हैं उसके सिवा भी आपको अगल बगल अदर प्रोडक्ट मिलते हैं। मीथेन लिया, HCl2 के साथ कराया तो CH3Cl तो बना, लेकिन मेथिल फ्री रेडिकल भी बना, तो वो आपस में जुड़कर क्या बना सकता है, इथेन एज अ बाई प्रोडक्ट बना सकता है। तो इसमें आपको एग्जैक्ट चीजें नहीं मिलती। क्लियर है मामला? ये पैराग्राफ पूरी तरीके से एक्सप्लेन करता है किसको, हेलोजिनेशन को। मैंने आपको इससे ज्यादा ही पढ़ाया है तो इसलिए कोई समस्या नहीं है। आज आपकी 3 बजे क्लास है। एल्केन की केमिकल रिएक्शंस पढ़ा दी हैं। आज की क्लास इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग खत्म कर लेंगे एल्केन का प्रिपरेशन, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एल्केन कैसे बनाया जा सकता है। और उसमें ज्यादा रिएक्शंस है, अच्छी मैकेनिज्म भी है, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, बात समझो, HI की प्रेजेंस में रिड्यूसिंग एजेंट का यूज, कोरे हाउस सिंथेसिस रिएक्शन, बहुत सारी चीजें हैं, तो वो सब आज हम लोग पढ़ेंगे।